नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम और बजट 2024 जिसकी दस्तक अब धीरे धीरे सुनाई दे रही है। आज हम चर्चा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर। देश को अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन के स्तर पर लेकर जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना जरूरी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर रोजगार की समस्या को समाधान देना है तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना जरूरी है और इसलिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर जबरदस्त फोकस दे रही है। न केवल पीएलआई और मेक इन इंडिया जैसे बड़े फोकस के साथ, बल्कि स्टार्टअप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी छोटी छोटी जो योजनाएं हैं, खासतौर पर एमएसएमई को केंद्र में रख करके जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका दूरगामी असर देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रोजगार पर भी पड़ता है। इस खास चर्चा में हम शामिल करेंगे अपने विशेष मेहमानों को, जो बताएंगे कि बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, एक्सपोर्ट सेक्टर की। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंतरिम बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े कदम लिए जा सकते हैं। रोजगार सृजन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस को केंद्र में रखे जाने की उम्मीद है। अंतरिम बजट से क्या कुछ है उम्मीदें, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 2014 से देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर कदम उठा रही है। साल 2014 में ही मेक इन इंडिया की सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद यह तय हो गया था कि देश अब सर्विस सेक्टर से हटकर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहता है। कोविड के बाद सप्लाई चेन में आ रहे दिक्कतों से दुनिया को लगने लगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए केवल चीन और कुछ चुनिंदा देशों पर भरोसा करना ठीक नहीं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर था और भारत में इसे बखूबी स्वीकार भी किया। युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। सितंबर 2014 में बीमा समेत 25 सेक्टर में एफडीआई के नियमों में ढील दी गई। साल 2020 में देश ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोल दिया। स्पेस समेत कई सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को मंजूरी दी गई। इसके बाद सरकार ने 14 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की। साल 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने पीएलआई स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। जून 2023 तक पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर में 3.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। 176 से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को पीएलआई स्कीम का फायदा मिला। देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात साल 2021-22 में 1 लाख करोड़ को पार कर गया। इस तरह से देश से होने वाला फार्मा एक्सपोर्ट 2021-22 में 1.83 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश में मैन्युफैक्चरिंग और खासतौर पर छोटे उद्योगों द्वारा किए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं पर भी सरकार फोकस कर रही है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब इस चर्चा पर लिए चलते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं, और डॉक्टर अजय सहाय, जो कि फियो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के महानिदेशक हैं। इस वक्त प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, क्या कुछ कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किए बिना हम बजट में रोजगार की जो समस्या है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि अंतरिम बजट और आने वाले पूर्ण बजट में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा फोकस हो सकता है? देखिए, विकास के लिए जरूरी होता है कि जो पॉलिसीज हैं उसमें स्टेबिलिटी रहे। 2014 में हमने मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और साथ में अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना। जी जी। तमाम तरह की जो स्कीम्स आज हम देख रहे हैं हर बजट के अंदर, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्कीम्स है मैं उसके उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे बड़ी स्कीम पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। उसके तहत पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि जितनी ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये बहुत कारगर स्कीम सिद्ध हुई है। 14 सेक्टर तकरीबन इसमें कवर होते हैं जो हमारे कोर सेक्टर्स थे,
जिन प्रोडक्ट्स के लिए, जिन उत्पाद के लिए हम बाहर के देशों पर निर्भर थे, जी सर। उसके लिए मोदी सरकार ने आह्वान किया पूरे देश की पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल कंपनीज को, कम हियर, मैन्युफैक्चर जी। हियर, एंड स्लोगन गिवन वाज मेड इन इंडिया एंड मेड एक्सपोर्ट इन फॉर द इंडिया वर्ल्ड। टू द वर्ल्ड। जी जी। तो उसके साथ साथ जरूरी था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए। पिछले बजट में हमने देखा 30,000 से ज्यादा जो कंप्लायंसेस हैं जी जी। उनको खत्म कर दिया। और बड़ी बात अगर है मैं सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो जी। आजकल वो इंडेक्स नहीं चलता है, लेकिन जब लास्ट इंडेक्स हुआ हम्म। तो 4 सालों में हमने जबरदस्त उसमें उछाल पाया। आज हमारे देश में केवल एक दिन में 24 घंटे में एक नई कंपनी बन सकती है। जी और जी। उसके साथ साथ जो बहुत अच्छे जो इसमें जो सुधार हुए, उसमें जीएसटी पूरे देश में आप कहीं भी बनाइए, कहीं भी बेचिए, एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। और उसके साथ शुरू हुआ लोकल, वोकल फॉर लोकल, और जी जी उससे सर। जुड़ा हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी। अब देखिए उसको अगर हर डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करेगी और साथ में कॉम्पिटिटिवनेस होगा, तो क्यों एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। आज जीडीपी में मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो उसका शेयर तकरीबन 17% के आसपास है, हम्म। जो कि 6-7 साल पहले 11% होता था। हम्म। हमारा लक्ष्य है कि आगे आने वाले 3 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर कम से कम 21% हो और अल्टीमेटली 25%। 25%। जी। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने से रोजगार के तमाम अवसर पैदा होते हैं, हाँ जी और जी। एग्जैक्टली सरकार यही कर रही है। मेरे को लग रहा है इस बजट में भी, कहने को ये अंतरिम बजट है, हाँ हाँ। लेकिन इन सेक्टर को जो कंटिन्यूएशन बढ़ावा देना है, मेरे को लगता है इस सेक्टर को भी मिलेगा। और साथ में जो ईवी सेक्टर है, हाँ हाँ। ईवी सेक्टर को हमारा देश एक बहुत बड़ा हब के रूप में निकल के सामने आने वाला है, तो उसमें ईवी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देने की जरूरत है। मेरे को लगता है इस बजट में, जो कि 1 तारीख को एंट्रीम बजट होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ इसका प्रावधान किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ अजय सहाय साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि फियो के महानिदेशक हैं। सर, बहुत धन्यवाद। आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आपने वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। तो मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर एक्सपोर्ट्स और उसके साथ जुड़ा हुआ एमएसएमई सेक्टर, क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? देखिए, एक्सपोर्ट सेक्टर पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इंक्रीमेंटल जीडीपी का 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो जिस तरह के भी हम देख रहे हैं ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी अगर देखिए तो इंडिया के एक्सपोर्ट में उस तरह की गिरावट नहीं है जितनी दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। और हमें लगता है कि अगले साल से हमारा एक्सपोर्ट्स और भी बढ़ेगा। सबसे जो अच्छी बात है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर में अभी तक कोई खास नहीं था, अब हमें उस क्षेत्र में काफी अच्छे जो है हमें उदाहरण मिल रहे हैं। अभी हमने अगर मोबाइल सेक्टर में देखें तो हम नेट इंपोर्टर ऑफ मोबाइल थे, हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हो गए। करीब $8 to 10 बिलियन एक्स्ट्रा मोबाइल हमारा एक्सपोर्ट होने लगा एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हमने उन्नति की है। न्यूज सेगमेंट में फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अभी इम्पैक्ट आएगा वो पीएलआई स्कीम को लेके आएगा, क्योंकि जब 15 सेक्टर्स में पीएलआई एक्सपेंड होगी और जो एंसिलरीज यूनिट में हमारे एसएमईज यूनिट्स आएंगे, तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। उससे ना खाली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो भी काफी कंप्रेस हो जाएगा। जहां तक बजट को लेके एक्सपोर्ट सेक्टर का सवाल है, तो हम लोगों ने भी गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट की है। एक सबसे बड़ा जरूरत जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में है वो है कि आर&डी को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। अभी अगर हम देखें तो आर&डी पे 100% टैक्स डिडक्शन है, जो शो करता है कि आर&डी एक बिजनेस एक्सपेंसेस है। ग्लोबली आर&डी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, बिकॉज इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई है और अनसर्टेनिटी बहुत है। तो हम भी चाहेंगे कि बजट में इसमें 250 से 300% तक टैक्स डिडक्शन आए। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट्स को लेके एक बहुत बड़ी चुनौती आई है कि हमारे पास कोई भी एक बहुत बड़ी शिपिंग लाइन नहीं है जो ग्लोबल रेप्यूट की हो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, लेकिन उसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसका शेयर भी ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत कम है। तो हम चाहते हैं इस बजट में एक रोड मैप ड्रॉ किया जाए, जैसे इंडिया एक अपनी ग्लोबल शिपिंग लाइन डेवलप करके आए। तीसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सपोर्ट हब की बात हुई, बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हम अब डिस्ट्रिक्ट तक एक ग्रेन्युलर अप्रोच से पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बजट में इसके प्रावधान करना हो जाएगा। हम चाहेंगे कि शुरू में पायलट बेसिस पे
50 डिस्ट्रिक्ट में करीब 5,000 करोड़ से एक स्कीम तैयार की जाए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिल करें। वाह। अभी अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो स्टेट जो एडवांस स्टेज है, जो प्रोग्रेसिव स्टेज है, वो तो काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स में उतने आगे स्टेट है, इनकी रेवेन्यू पोजीशन अच्छी नहीं है, जी जी। वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आएगी तो इसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और लास्ट इशू जो है, जो 15% कॉर्पोरेट टैक्स का हाँ। जो एग्जेम्पशन था, जो इस साल खत्म हो रहा है, जी जी जिस जी। तरह इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में, तो हम चाहेंगे कि इसको 3 साल के लिए और बढ़ाया जाए। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सिफारिशें हैं सर। और आपने जो कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बुनियादी ढांचे की जो समस्या है उसको भी सॉल्व करने के लिए आपने जो मांग की है, शायद उसका असर बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि बीते बजट में यूनिटी मॉल का जिक्र किया गया था कि हर कैपिटल में कम से कम एक यूनिटी मॉल हो, जिससे कि एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले और ओडीओपी जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे थे उसको बढ़ावा मिले। अब मैं दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ उन 10 बड़ी उम्मीदों से जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस अंतरिम बजट से हैं, और आपको दिखाते हैं कि बड़ी बजट से उम्मीदें क्या हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। दरअसल जो कैपेक्स है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है और पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद, निजी क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को मिलेगा फायदा, जिसका असर मैन्युफैक्चरिंग पर सकारात्मक पड़ेगा। तो ये बड़ी बात कि आप इसको दुरुस्त करिए। साथ ही साथ जो 115 BAB जो धारा जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर अजय सहाय कि जिसमें 15% कॉर्पोरेट टैक्स है, उसको एक्सटेंड किया जाए 2024 तक, 31 मार्च तक इसकी मियाद है। 15% का भी कॉर्पोरेट टैक्स अदा करना पड़ता है। ये व्यवस्था की थी वित्त मंत्री ने 2019 में। मुझे याद आता है कि जब जीएसटी की बैठक थी दिल्ली के बाहर, उन्होंने बड़ा फैसला लिया था। तो अगर सेस और सरचार्ज मिला लीजिए आप, तो घरेलू कंपनियों को भी 17.16% का टैक्स सरकार को देना पड़ता है, जो पहले करीब 25% था। यानी हम कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। ये छूट ऐसी कंपनियों के लिए है जो अक्टूबर 2019 में बनी है और 2024 31 मार्च तक उत्पादन शुरू कर देंगी। लोग कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वित्त मंत्री को फैसला लेना है। साथ ही साथ उद्योग जगत China+1 रणनीति के तहत इस छूट की जो समय सीमा है उसकी बढ़ाने की मांग कर रहा है, क्योंकि कोविड के बाद मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने और इसलिए इस समय अवधि को बढ़ाने की मांग और ज़्यादा जोर पकड़ रही है। एक और सेक्टर है ग्रीन टेक्नोलॉजी का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बेस बना करके जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियां, वो चाहती हैं कि बजट में रियायत दी जाए उन्हें, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग मदद करेगी। कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगी। FAME-T योजना जो अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, उसके छूट के तहत आप देखिए देश भर में 7,200 बसें सड़क पर उतर चुकी हैं। यह होता है बजट का असर। जब आप योजनाएं बनाते हैं और FAME-2 जैसी बड़ी योजना की तरह सब्सिडाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को, तो 7,200 बसें सार्वजनिक क्षेत्र की बसें आ चुकी हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में चार्जिंग स्टेशन जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ PLI स्कीम को जोड़ा जाए। जो छोटे वाहन हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, उनमें GST में खुद छूट दी जाए, जिसका जिक्र प्रोफेसर अनिल कुमार जी कर रहे थे। ऐसी उम्मीदें भी हैं कि इस बार इलेक्ट्रिक को और ज़्यादा पुश मिल सकता है। शायद इलेक्ट्रिक पुश ये बजट हो सकता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, गारमेंट हुआ, ज्वेलरी हुआ, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, MSME सहित, जो कि ग्रामीण उत्पादों को बजट में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो मोटे तौर पर जो हमें समझ में आ रहा है कि शायद ये बड़े फोकस हो सकते हैं, उसको हमने आपके सामने रखा। प्रोफेसर अनिल कुमार, आपसे समझना चाहते हैं, आपने जिक्र किया बहुत खूबसूरती के साथ कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ GST को आपने जोड़ा और मैन्युफैक्चरिंग को सर। लेकिन अभी बढ़ावा देने के लिए, चलिए केंद्र सरकार तो एक चीज़ हो गई, लेकिन अगर आपको $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए उन्हें भी आगे आना होगा और केंद्र के साथ कदम ताल करना पड़ेगा। क्या देश के राज्य तैयार हैं अपनी अपनी इकॉनमी को कम से कम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए? जी, वो सब राज्य जब तक मिलके साथ नहीं काम करेंगे, तो जो हम $5 ट्रिलियन जो अपनी इकोनॉमी को लेके जाने का हमारा मकसद है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बात तो तय है। अब ये जो कुछ सेक्टर्स हैं, खास करके जो MSME सेक्टर है, और खास करके जब हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल एंड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाए। अब इसमें मैं कुछ उसमें उदाहरण दूंगा। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग की बहुत दिक्कतें आती हैं।
उसमें केंद्र सरकार केवल एक नीति बना के पूरे राज्य को उसके साथ नहीं जोड़ सकती, तो राज्य को भी आगे आना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि कैसे उन प्रोडक्ट्स को हम चैनल के साथ, मार्केटिंग चैनल के साथ जोड़ सके, और उनकी कॉस्ट कम करने के लिए राज्य सरकारों को भी उसके अंदर कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। जो फैसिलिटेशन होता है उनको बिजनेस करने का, साथ में उनको मार्केट करने का, और वो सब राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की भी बात करूं तो उसके अंदर भी आज क्या है कि हमारे भारत सरकार ने लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स बनाए। अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी कि उनको वो इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जी जो लेबर जी जो सेक्टर है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बिल्कुल सर, जब तक ऐसा नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस देश में नहीं हो नहीं पाएगा। होगा। तो ये राज्य सरकारों में भी इनफैक्ट तो सरकार, भारत सरकार ने एक कंपटीशन भी शुरू किया। जी उसमें हर राज्य की रैंकिंग होती है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कहां तक आगे बढ़े। हम्म। तो मेरे को लगता है कि राज्य सरकारों को भी बढ़ चढ़कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, कंप्लायंसेस करने होंगे, और जो भी क्षेत्र राज्य सरकारों के अधीन आते हैं उसके तहत काम करके केवल और केवल विकास को एक केंद्र बिंदु बनाकर, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जब तक राज्य सरकारें जोर नहीं देगी, जब तक हम, मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 25% हमारा जीडीपी का शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आना चाहिए, उसमें मेरे को लगता है थोड़ा विलंब हो सकता है। जी राज्य जी। सरकार को साथ आगे आना पड़ेगा। अजय साय साहब, मेरा अगला सवाल जिस पर फोकस प्रोफेसर साहब ने किया एमएसएमई सेक्टर को लेकर है, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज की बात करें तो बैकवर्ड लिंकेज में बहुत सारा एमएसएमई का पूरा सप्लाई चेन है जो कि एक्सपोर्ट्स में मदद करता है। वो एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन सकते हैं सर। क्या किया जाए कि एक्सपोर्ट्स में उनका भी हाथ बढ़े, एमएसएमई और मजबूत हो, रोजगार को और ज्यादा बढ़ावा मिले? देखिए, एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा सरकार ने जो कदम उठाया था, जब एमएसएमई एक्ट की डेफिनेशन चेंज की थी, जो उसने इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई थी, और सबसे बड़ा उन्होंने किया था कि एक्सपोर्ट को उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिमिट के बाहर रखा था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेशन दिया था कि हम इंटरनेशनलाइजेशन एमएसएमई का करना चाहते हैं। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में दिनों दिन बढ़ रहा है। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम सेक्टर, तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। लेकिन अगर पेट्रोलियम सेक्टर्स को अगर हटा दें तो एमएसएमई का अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट में करीब करीब 70% शेयर है। अभी आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत जो एमएसएमई को लेके है वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरत है। हमने देखा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट जो प्रभावित होता है वो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन को लेके है। तो चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि जी जी सर, इससे इस में बहुत जरूरत होगी। दूसरी चीज आई थिंक हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, बिल्कुल इन तीनों पे बहुत जोर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल इंपोर्ट में अपना शेयर हो रहे हैं, दूसरे कंट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। और स्किलिंग के लिए भी अगर गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ बढ़ेगी तो प्रॉब्ली इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और इसी बात को मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब के साथ आगे बढ़ा के ले चलूं, और अंतिम सवाल होगा प्रोफेसर अनिल कुमार आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए आपने कहा स्टेट्स को तो काम करना होगा, लेकिन आगे जाते हुए अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ज़्यादा बेटर करने हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं सर जिन पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर जो दूसरे लॉजिस्टिक्स हो? आप अपने हिसाब से बताइए को कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ने के लिए जरूरत है कि हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। जी, ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जब तक हम कम नहीं करेंगे, हम ग्लोबल स्पर्धा में आगे नहीं आ सकते हैं। तो सरकार अपनी दिशा में काम कर रही है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने अभी पीछे स्कीम्स लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्कीम लाए, पूरे रेलवे, वाटरवे सबको जोड़ के एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठा करने की जरूरत है। लॉजिस्टिक पार्क भी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन जरूरत है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खासकर के जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आगे बढ़कर ये देखना होगा कि हम इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कम करें। सरकार ने अपनी तरफ से टैक्स में भी कटौती की है, 15% का टैक्स बहुत कम होता है, लेकिन हमें
एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करना होगा। और साथ में जो स्किलिंग की बात अभी डॉक्टर साहे ने भी की, जब तक हम अपना जो स्किल डेवलपमेंट अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉइज का नहीं करेंगे, जब तक मेरे को लगता है हम ग्लोबल कंपटीशन में खड़े तो नहीं सर उतर सकते। आप अगर कह रहे हैं सर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो क्या इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बड़े बड़े जो बजवर्ड हम सुन रहे हैं, उस पर क्या बजट कुछ फोकस कर सकता है? बिल्कुल, उसके इंडस्ट्री 4.0 के साथ साथ, जैसे आपने पहले भी उल्लेख किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रैक्टिसेस के ऊपर भी जोर देना होगा। अभी G20 समिट में सबसे पहला जो थीम था जी, जी। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट का था। आज क्लाइमेट चेंज से पूरा विश्व त्राही कर रहा है, और अगर आज हमने इसके बारे में कदम नहीं रखा तो मेरे को लगता है इस दौर में बहुत पीछे हट जाएंगे। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट का भी सिग्नेटरी है, 2070 तक हमें कार्बन एमिशन भी कम करना है। तो इस दिशा में अगर हम आगे अभी नहीं बढ़े तो मेरे को लगता है हम लक्ष्य से पीछे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो इस आने वाले बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ग्रीन फाइनेंस, इन सब के ऊपर जोर देते हुए, और साथ में जो भारत सरकार का रुख जी सर। रहा है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, कि सभी डिस्ट्रिक्ट, देश का हर हिस्सा जी सर, डेवलप जी हो, सर। और उसी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस पर उसको फोकस हो सकता लगता है पूरे जोर के जी। ढंग से पूरा फोकस लगा के इसके ऊपर बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अजय साहे साहब का, जो इतनी मुश्किल के बीच इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और प्रोफेसर साहब आपका भी शुक्रिया। तो स्पष्ट तौर पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस पर फोकस करना है, लेकिन एनवायरनमेंट पर उसका बुरा असर न पड़े, इसको भी हमें ख्याल में रखना है। जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं वो कैसे सतत हो, यानी सस्टेनेबल हो, और पर्यावरण पर, पूरी दुनिया पर इसका सकारात्मक कैसे असर पड़े, प्रकृति का हम दोहन कैसे न करें अपने मैन्युफैक्चरिंग में विकास करने के लिए, इस पर भी जोर देते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। और बजट में यही बैलेंस करना होता है वित्त मंत्री को। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल जो हमारा फोकस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, शायद एक बड़ा फोकस जो बजट का। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के